story of Iswaran is being told to a man named Ganesh. So who is telling the story? ये story कौन सुना रहा है? ये story महेंद्र सुना रहा है. So this story of Iswaran is being narrated to Ganesh. गणेश को महेंद्र ये कहानी सुना रहा है. महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है एक ऐसी कंपनी में. फर्म मीन्स अ कंपनी which offers on hire supervisors at various types of construction sites like factories, bridges, dams, etc. So महेंद्रा एक जूनियर सुपरवाइजर है जो कि एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सुपरवाइजर्स किराए पर प्रोवाइड करती हैं. और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं ये अलग अलग चीजें बिल्ड करती हैं जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिजेस एंड डैम्स. तो महेंद्र क्या करता है, ऐसी अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर सुपरवाइजर का काम करता है. सुपरवाइजर इज अ पर्सन हु चेक्स द वर्क ऑफ ऑल द अदर पीपल, जो चेक रखता है बाकी सब वर्कर्स पर. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. So here again the writer is telling us कि महेंद्र क्या काम करता था. He was a supervisor. He kept an eye on the activities at the work site. तो जो साइट थी जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता था वहां पर जो भी एक्टिविटीज होती थी, जो भी कामकाज चलता था, उस सब का ध्यान रखना, विजिल रखना, ये काम था महेंद्र का. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. So here you can see the different types of places where Mahindra used to work. जैसे जैसे उसके हेड ऑफिस यानी कि उसकी जो कंपनी थी जिसमें वो काम करता था वो उसे ऑर्डर दे देती थी कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि तुमने फलानी जगह पर सुपरवाइजर का काम करना है. अब रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस साइड पर तुम सुपरवाइजर का काम करोगे. तो महेंद्र वहां चला जाता था. उसके बाद ऑर्डर आ जाते थे कि अब एक केमिकल प्लांट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तुम्हें वहां पर सुपरवाइजिंग करनी है. तो महेंद्र वहां चला जाता था. तो उसका काम कैसा था, कुछ महीनों वो एक जगह पर रहता था, अगली बार वो कहीं और चला जाता था. तो जैसे जैसे उसे ऑर्डर मिलते जाते थे वो अपनी जगह बदलता रहता था. Let us read further. He was a bachelor. Bachelor is a person who is unmarried. So महेंद्र की शादी नहीं हुई थी. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, Iswaran. What is a quarry? Quarry is a mine. एक कोयले की खुदान जहां से कोयला निकाला जाता है. So here the writer tells us that as Mahindra was unmarried, his needs were very simple. वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था, बहुत ही थोड़ी सी जरूरतें थी उसकी, इसलिए वो किसी भी तरह की ऑड कंडीशंस में ठीक से रह पाता था. ऑड कंडीशंस मीन्स सपोजिटली उसे किसी सर्किट हाउस में रहना है जहां पर सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है. एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस मीन्स अ सर्किट हाउस विच डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज टू लिव लाइफ. But still he would adjust there because he was a bachelor, he didn't have a family, he didn't have children, and so he could adapt to those living conditions. ऐसे ही कभी उसे एक टेंट में रहना पड़ता था, एक मेक शिफ्ट टेंट यानी कि एक टेम्पररी टेंट में, जो कि एक माइन के पास लगाया जाता था. अलग अलग तरह की लिविंग कंडीशंस में भी महेंद्र आराम से रह पाता था because he was a bachelor. He didn't have a family. And then the writer says he had one asset. He had one thing that was a strength that was beneficial to him. And what was that? That was his cook, Iswaran. So Iswaran, the main character of our story, was Mahendra's cook. And wherever Mahendra went, Iswaran went along with him. And the writer says that Iswaran was a beneficial thing, was an advantage to Mahendra.
The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. Now, ईश्वरन महेंद्र के साथ बहुत अटैच था और जहां जहां महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, जिस भी कंडीशन से महेंद्र रहता था, ईश्वरन भी खुशी खुशी उसके साथ चला जाता था. उसे कोई शिकायत नहीं थी बिकॉज वो महेंद्र के साथ अटैच था, उसे महेंद्र पसंद था. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. Now what all Easwaran did? He cooked food for Mahendra, he washed Mahendra's clothes and at night he would chat with him. They both would talk with each other. He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects. What is an anecdote? A short, amusing or interesting story about a real incident or person. एक छोटी सी दिलचस्प सी कहानी जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, उसे कहते हैं एनेक्डोट. तो ईश्वरन में ये क्वालिटी थी कि वो बहुत सारी कहानियां बना सकता था और वो महेंद्र को अपनी इन कहानियों के द्वारा एंटरटेन करता था. Easwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. Desolate means uninhabited or empty. Now Mahendra tells to Ganesha that Easwaran had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops around. So he says कि मेरी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगहों पर होती थी जहां पर ना तो कोई शॉप्स थी, ना कोई लोग रहते थे और वहां पर खाने की चीजें, सब्जियां और सब्जी में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं मिलते थे. लेकिन पता नहीं ईश्वरन कहां से ये सब चीजें इकट्ठी कर लाता था और फटाफट से खाना बना देता था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Zinc sheet shelter means a temporary house. जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कभी महेंद्र किसी टेंट में रहता था, कभी भी किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर टेम्पररी रेजिडेंसेस बनाई जाती हैं स्टाफ के लिए, उन सब में भी महेंद्र आराम से रह लेता था. तो ऐसे ही महेंद्र गणेशा को बताता है कि जैसे ही हम किसी नई जगह पर रहने जाते थे, 1 घंटे के अंदर अंदर ईश्वरन सारा सामान इकट्ठा कर लेता था. Conjure up means to gather or create with magic. ऐसे लगता था कि पता नहीं उसने कुछ जादू किया, एक छड़ी घुमाई जो कि सारा सामान उसने अरेंज कर लिया और फटाफट से खाना बना दिया. तो ये ईश्वरन की एक क्वालिटी थी कि वो फटाफट से सारी चीजें इकट्ठी करके खाना बना देता था. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Easwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. Muttering means speaking in a low voice. जैसे कई लोग नहाते वक्त मुंह में मंत्र जाप करते हैं, ऐसे ही ईश्वरन भी आराम से खूब सारी बाल्टियां भर के नहाता था और मुंह में एक मंत्र जाप करता था. तो महेंद्र गणेशा को बताता है कि मैं तो सुबह सुबह उठ के नाश्ता करके अपना लंच बॉक्स लेकर काम पर चला जाता था और पीछे से ईश्वरन शेड को, यानी कि हमारी जो टेम्पररी रेजिडेंस है, उसे साफ करता था, मेरे कपड़े धोता था और आराम से नहाता था. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. Dozing off means falling asleep. तो ईश्वरन क्या करता था, जैसे ही वो नहाता था तब तक लंच टाइम हो जाता था, फिर वो अपना लंच खाता था, थोड़ी सी कहानियां पढ़ता था और फिर सो जाता था. तो एक बड़ी रिलैक्स लाइफ जीता था ईश्वरन. The book was usually some popular Tamil thriller running into hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold Easwaran in thrall. Narrative flourishes means detailed descriptions. बहुत ही डिटेल में किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना.
Enthrall means the state of being in someone's power. जैसे हम कहते हैं to be captivated by someone. ईश्वरन जो कहानी पढ़ता था वो तमिल थ्रिलर कहानियां हुआ करती थी और वो बहुत ही मोटी मोटी किताबें थी. ऐसा था कि hundreds of pages में लिखी गई थी और उनमें बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता था हर चीज को. और वो पढ़ के ईश्वरन इतना कैप्टिवेट हो जाता था, इतना अट्रैक्टेड हो जाता था उन स्टोरीज की तरफ कि वो उनमें गुम हो जाता था और वो आगे 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 पढ़ता रहता था क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाती थी. वो ये जानना चाहता था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसलिए वो स्टोरी को आगे आगे पढ़ता रहता था. सो लेट अस रीड फर्दर. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. महेंद्र ये कहता है कि जब महेंद्र को ईश्वरन कोई कहानी सुनाता था और वो उसे डिस्क्राइब करता था तो उसके डिस्क्रिप्शंस में भी ये तमिल स्टोरीज की इन्फ्लुएंस होती थी. तो जैसे वो इतनी डिस्क्रिप्शन वाली कहानियां पढ़ता था तो वैसे ही वो कहानियां सुनाता भी था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. Then Mahendra says कि छोटी से छोटी बात को भी ईश्वरन इतने स्टाइल से सुनाता था, एकदम सस्पेंस क्रिएट करता था और एंड में एक सरप्राइज देता था कि उसकी वो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी. Then he says, for example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, तो ये सिंपल सी बात है कि वो बोल दे कि मैं हाईवे पे जा रहा था और मैंने देखा कि एक पेड़ टूट के गिरा हुआ है. लेकिन वो ऐसे नहीं बोलता था. वो क्या करता था? He would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Arched up means curved up, ऊपर की तरह से कर्व कर लेना eyebrows को. Deserted means empty, एकदम खाली. तो ये सिंपल सी बात को ईश्वरन ऐसे नहीं बोलता था कि मैं हाईवे पे जा रहा था और एक पेड़ टूटकर गिरा हुआ था. वो कहता था अपनी आईब्रो से ऊपर की तरफ उठा के, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके, अपने हाथ बाहर की तरफ निकाल के, ऐसे जैसे कि वो कोई ड्रामा, कोई एनेक्टमेंट कर रहा है. फिर वो कहता था The road was deserted and I was all alone. फिर वो आगे क्या कहता था? Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो ऐसे स्टाइल में ईश्वरन स्टोरी सुनाता था. Now enormous means huge. तो फर्दर क्या कहता था कि मैंने क्या देखा? एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट रोड पर बैठा हुआ है. तो वो क्या कह रहा है? ये जो पेड़ है, मुझे ऐसे लगता था कि एक बहुत ही बड़ा सा जानवर बैठा हुआ है और मैं सोचता था कि मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए. लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ है और उसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं. तो ऐसे स्टाइल से ईश्वरन ने ये बात सुनाई और यही इंटरेस्टिंग है, यही चीज कैप्टिवेटिंग है, यही एक आर्ट है स्टोरी टेलिंग का. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. Uncritically means without judging them. इतने अच्छे से ईश्वरन स्टोरी सुनाता था कि महेंद्र उन्हें सच समझता था और बिना कुछ कहे, बिना कुछ कमेंट किए, बिना उसे जज किए उसकी कहानी पर विश्वास करता था. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. फिर ईश्वरन ने एक और स्टोरी सुनाई महेंद्र को. उसने उसे कहा कि मैं जिस जगह को बिलोंग करता हूँ वहां पे बहुत सारी वुड होती है. वुड को जब आप फिनिश कर देते हैं उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए, तब उसे टिम्बर कहा जाता है. There is a richly wooded forest all around. Then he said that where I live, around that place there is a big huge forest full of woods. The logs are hauled onto the lorries by elephants. Hauled means transported. तो जितने भी वुड है, जितने भी टिम्बर की लॉग्स हैं, पीसेस हैं,
उन्हें एलिफेंट्स उठा उठाकर लॉरीज में भरते हैं. They are huge, well-fed beasts. Beasts means an animal. Then further he says कि वहां पे जो elephants होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और वो बहुत सारा खाना खाते हैं. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. Mahout is a person who controls or tames the elephant. And further ईश्वरन says कि जब ये हाथी बड़े बड़े huge हाथी पागल हो जाते हैं तो जो महूत है वो भी उन्हें काबू में नहीं कर पाता, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. आफ्टर दिस प्रोलोग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. प्रोलोग इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन बिफोर अ स्पीच. तो पहले ईश्वरन अपनी स्टोरी को इंट्रोड्यूस ऐसे करता था. ये बताता था कि ये स्टोरी मेरे गांव की है. मेरे गांव के आसपास बहुत बड़ा जंगल है जिसमें बहुत घने घने पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ों को हाथी उठा उठाकर लॉरीज में डालते हैं. हाथी बहुत बड़े बड़े होते हैं और अगर वो पागल हो जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो महूत भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता. देन महेंद्र सेज दैट इस इंट्रोडक्शन के बाद वो एक बहुत ही डिटेल्ड कहानी सुनाता था एलिफेंट के बारे में और हमें भी ये कहानी सुनने को मिलेगी. One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad? Tusker means an elephant. Now here, Easwaran has started the story. वो कहता है कि एक बार ये जो टिम्बर यार्ड है यहाँ से ये हाथी भाग गया और वो पूरे गांव में, पूरे शहर में इधर उधर भाग रहा था, घूम रहा था. और जब वो चल रहा था तो क्या हो रहा था, वो कभी अपना पैर बुशेस पे, झाड़ियों पे रखता था, कभी जो बड़े बड़े क्रीपर्स के पौधे होते थे उन्हें फाड़ देता था, ब्रांचेस तोड़ रहा था. और फिर वो कहता है कि क्या आपको पता है कि एक हाथी जब पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है. Easwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. Now, in emulation means in an effort to match or surpass a person or achievement, typically by imitation. जब आप किसी की कॉपी करते हैं और इतने अच्छे से उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि आप चाहते हैं कि आप उससे भी अच्छा परफॉर्म करें, उससे भी बेटर परफॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड एम्यूलेशन. तो ईश्वरन उस पागल हाथी की नकल उतारता था. वो भी खड़ा हो जाता था, इधर उधर अपने पैर मारता था, पटकता था, ये दिखाने के लिए कि वो जो मैड एलिफेंट है, पागल हाथी है, वो ऐसे करता था. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन. फिर वो फर्दर अपनी स्टोरी सुनाता है. वो कहता है The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. फर्दर वो कहता है कि जो हाथी है ये हमारे शहर के बाहर के एरिया में पहुंच जाता था. आउटस्कर्ट्स मीन्स द आउटर बाउंड्री. फिर वो सारे फेंसेस भी तोड़ देता था, जितने भी जंगले लगे हुए थे वो भी तोड़ देता था और ऐसे लगता था कि वो कोई माचिस की तीलियां तोड़ रहा है. तो जो बड़े बड़े फेंसेस हैं वो भी इस एलिफेंट के लिए छोटी सी माचिस की तीलियों के बराबर थे क्योंकि एलिफेंट बहुत ह्यूज था. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. So ईश्वरन says कि फिर फाइनली ये जो एलिफेंट है ये शहर की मेन रोड पे पहुंच गया. जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे, जो फ्रूट्स बेच रहे थे, मिट्टी के पौधे बेच रहे थे, कपड़े बेच रहे थे, उन सबको इस एलिफेंट ने तोड़ दिया. तो इसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. पैनिक मीन्स सडन अनकंट्रोलेबल फियर, ऑफ्टन कॉजिंग वाइल्डली अनथिंकेबल बिहेवियर. जब एकदम से आप डर जाते हैं और आप बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लग जाते हैं, उसे कहते हैं टू रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. डर के, घबरा के इधर उधर भागना. तो जब लोगों ने देखा कि पागल हाथी आ गया है और सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है तो वो घबरा गए और इधर उधर भागने लग गए. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. Oh my God, this is quite scary. ये जो पागल हाथी है ये एक स्कूल में घुस गया
उसने स्कूल की जो ब्रिक की वॉल थी उसे तोड़ा और ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे उनकी तरफ अटैक करते हुए ये पागल हाथी भागता हुआ जा रहा था। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सब बच्चे अपनी क्लासरूम्स की तरफ भाग गए। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Now this is the destruction that the elephant caused in the school. What all did the elephant do? It grunted. Grunted is to make a loud sound. And then it roamed around in the ground of the school. It pulled down the football goalpost. फुटबॉल के गोल पे जो नेट लगा होता है उसे उसने तोड़ दिया। वॉलीबॉल का जो नेट था उसे भी तोड़ दिया। पानी पीने के लिए एक ड्रम रखा हुआ था उसे भी तोड़ दिया और सारे पेड़ पौधों को भी उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. Depredations means the attacks which are made to destroy something. स्कूल के सारे टीचर्स भी टेरेस पर चढ़ गए क्योंकि सब लोग डरे हुए थे, एलिफेंट उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था और वहां से सब लोग हेल्पलेसली देख रहे थे कि कैसे एलिफेंट सारे स्कूल की प्रॉपर्टी को तहस नहस कर रहा है। There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. Further, ईश्वरन कहता है कि सारा शहर खाली था, गली में कोई भी नहीं था। ऐसे लग रहा था कि सब लोग अचानक से गायब हो गए हैं। एक्चुअली सब लोग एलिफेंट से डर कर छुप गए थे। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. ईश्वरन से इसके जब ये इंसिडेंट हुआ तब मैं एक जूनियर क्लास में था। जूनियर क्लास मीन्स फ्रॉम क्लास 1 to class 5 और वो रूफ टॉप यानी कि स्कूल की छत पे खड़ा होकर ये सारा ड्रामा देख रहा था कि ये जो एलिफेंट है ये क्या क्या कुछ कर रहा है। I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. Then ईश्वरन says कि पता नहीं मेरे को एकदम से क्या हुआ, मैंने क्लास के टीचर से एक केन की जो स्टिक थी वो पकड़ी और नीचे उतरकर ओपन ग्राउंड में चला गया यानी कि एलिफेंट के पास चला गया। एंड देन व्हाट डिड ईश्वरन डू? The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. Grunted again means to make a loud sound and menacingly means in order to harm someone. Now what this elephant did, when the elephant saw Iswaran approaching it, it made a loud sound and it lifted a branch of a tree and held it up in its trunk. So ऐसा लग रहा था कि वो एलिफेंट ईश्वरन को अटैक करने वाला है। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. Hypnotized means to influence, control, or direct completely, as by personal charm, words, or domination. तो इस एलिफेंट ने जोर से अपने पैर को नीचे जमीन पर मारा। ऐसे लग रहा था कि वो अटैक करने के लिए तैयार है और ईश्वरन कहता है कि वो बहुत ही डरावना और खतरनाक लग रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे एलिफेंट की तरफ बढ़ता गया और वो स्टिक उसके हाथ में थी। और वो कहता है कि सब लोग इस सीन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो हिप्नोटाइज्ड हैं। मीन्स कोई भी हिल नहीं रहा था, सब लोग एक टक देख रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं आगे क्या होगा। एंड ही सेज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, तो स्कूल की बिल्डिंग पर तो सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ खड़े ही थे, आसपास जो घर थे उनके ऊपर भी सब लोग आकर खड़े हो गए थे और वो ये देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. Now Iswaran says the elephant had red eyes. The elephant was very angry. And the elephant looked at Iswaran
and Iswaran says the elephant was ready to attack him. Further he says that the elephant lifted its trunk. तो elephant ने अपनी सूंड ऊपर की, वो पेड़ का जो लॉग है उसे ईश्वरन पर गिरने के लिए तैयार था और उसने बड़ी सी आवाज निकाली. Trumpet is the sound made by the elephant. At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. Mustering means putting together, gathering. Whacked means to hit noisily. Iswaran says that I attacked the elephant. मैंने अपनी सारी हिम्मत, सारी स्ट्रेंथ जुटाई और जोर से उस हाथी के तीसरे टोनेल पे, उसके पैर के तीसरे नेल पर जोर से हिट किया. The beast looked stunned for a moment. Stunned means जब आप घबरा जाते हैं, एकदम से अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है. तो ऐसे ही एलिफेंट भी एकदम से हैरान हो गया. Then it shivered from head to foot and collapsed. तो ईश्वरन ने ये जो एलिफेंट के नेल पर जोर से मारा था, उसका क्या रिएक्शन हुआ? एकदम से तो हाथी हैरान रह गया और फिर वो कांपा और फिर नीचे गिर गया. At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. So Mahindra says that Iswaran would tell this much of the story. He would create a lot of interest and then he would tell Mahindra that okay, now I'll go and I'll warm up the dinner. The dinner is getting late. Mahindra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. Rapt attention means completely fascinated or absorbed by what one is seeing or hearing. Now Mahindra says कि मैं तो उसकी कहानी में पूरा खो जाता था. मैं ये जानना चाहता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वो मुझे ऐसे बीच में ही कहानी आधी अधूरी सुनाकर चला जाता था. When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. Now what do we mean by pick up the thread? He would not restart the story from where he left in order to arouse curiosity. Now Iswaran was very smart. वो नहीं चाहता था कि वो सारी की सारी स्टोरी एक ही बार में महेंद्र को सुना दे. वो ये चाहता था कि महेंद्र खुद ही क्यूरियस हो और ये जानना चाहे कि आगे क्या हुआ. इसलिए जब वो खाना लेकर भी आता था, वो खुद ही स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं करता था. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र ईश्वरन को याद दिलाता था कि अभी तुम्हारी स्टोरी बीच में ही रहती है, तुमने मुझे फाइनल एंडिंग नहीं सुनाई. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Iswaran would shrug casually. Summoned means called. Revive means to bring back to consciousness. Shrug means to raise one's shoulders slightly and momentarily to express doubt, ignorance or indifference. अपने shoulders को ऐसे ऊपर की तरफ raise करना, ऐसे शो करने के लिए कि बहुत ही मामूली सी बात है. तो जब महेंद्र ईश्वरन को याद दिलाता था कि स्टोरी की एंडिंग अभी बाकी है, बस कुछ भी नहीं, फाइनली एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया जाता था जो कि उस हाथी को वापस होश में लाता था. तो ईश्वरन जैसे उस एलिफेंट पे अटैक करता था, उससे क्या होता था, वो एलिफेंट बेहोश हो जाता था. 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. Well, how did you manage to do it, Iswaran? How did you bring down the beast? Then further ईश्वरन महेंद्र को कहता है कि 2 दिन बाद उस हाथी का महूत आता था और उसे जंगल वापस ले जाता था. Now महेंद्र was very curious और उसने ईश्वरन से पूछा कि तुम ऐसा कैसे करते थे, तुम इतने बड़े जानवर को नीचे कैसे गिराते थे. It has something to do with a Japanese art, I think, sir. Karate or jujutsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system. You see, Iswaran says that it is something to do with a Japanese martial art. Japanese martial arts कौन से है? कराटे या फिर जुजुत्सु. ये है जुजुत्सु और ये है कराटे. तो ईश्वरन महेंद्र को कहता है कि जापानीज मार्शल आर्ट्स में सिखाया जाता है कि कैसे आप कुछ देर के लिए किसी को बेहोश कर सकते हैं और उसे इन आर्ट्स के बारे में पता होगा, तभी उसने ये प्रैक्टिस किया उस एलिफेंट को बेहोश करने के लिए. तो वो कहता है कि उससे क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान या जानवर बेहोश हो जाता है.
Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Mahendra says that every day Iswaran would tell him one or the other story. चाहे तो वो कोई एडवेंचर स्टोरी होती थी या फिर कोई डरावनी या फिर कोई सस्पेंस से भरी स्टोरी. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Inimitable means unique way. महेंद्र कहता है कि चाहे वो स्टोरी रियलिस्टिक थी या नहीं, कभी कभी तो ऐसे लगता था कि वो कुकअप कर रहा है, कोई गप सुना रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईश्वरन स्टोरी सुनाता था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि महेंद्र चुपचाप स्टोरी सुनता था क्योंकि उसे वो बहुत दिलचस्प लगती थी. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. महेंद्र जहाँ पर भी रहता था वहाँ पे टीवी की फैसिलिटी नहीं थी और वो कहता है कि ईश्वरन की कहानियां उसे बहुत ज्यादा एंटरटेन करती थी और टीवी की कमी को पूरा करती थी. One morning when Mahendra was having breakfast, Iswaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." Auspicious means a good day. A day when some good omen has to happen. Now, एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा कि क्या आज मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना लूं क्योंकि आज वो दिन है जब हम अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने बड़ों के लिए खाना बनाते हैं उन्हें खुश करने के लिए. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. Culinary means related to cooking. महेंद्र ने ईश्वरन को कहा कि तुम बहुत टेस्टी खाना बनाते हो. He seemed very pleased but unexpectedly launched into the most garish account involving the supernatural. Garish means something which is too colorful and fancy that it is disliked. बहुत ही ज्यादा डिटेल में किसी चीज को डिस्कस करना. जैसे ही महेंद्र ने ईश्वरन की कुकिंग की तारीफ की, ईश्वरन बहुत खुश हो गया और महेंद्र ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ईश्वरन उसे एक बहुत ही डिटेल्ड भूतों की कहानी सुनाएगा. सुपर नेचुरल मीन्स रिलेटिंग टू घोस्ट एंड स्पिरिट्स. तो ईश्वरन उसे एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने लग गया जो कि महेंद्र को पसंद नहीं थी. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. ईश्वरन ने महेंद्र को कहा कि आपको पता है ये जो फैक्ट्री का एरिया है जहाँ पर हम रह रहे हैं, पहले ये एक ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था. यहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता था. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. Reverie means a state of being pleasantly lost in one's thought, a daydream. जब महेंद्र ने इतना टेस्टी खाना खाया था तो वो बड़े आराम से रिलैक्स कर रहा था और ईश्वरन की ये बात सुन के उसे इतना बड़ा झटका लगा, वो एकदम से हिल गया. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. ईश्वरन ने कहा कि मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था जब हम यहाँ पर रहने आए थे. जब मैं सब्जियां लेकर आ रहा था तो मैंने एक खोपड़ी पड़ी हुई देखी थी. अभी भी जब भी मैं इधर उधर घूमता हूँ तो मैं बहुत सारी खोपड़ियां और हड्डियां देखता हूँ. ईश्वरन तो बड़े आराम से सुना रहा है लेकिन महेंद्र को डर लग रहा है. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. Further, ईश्वरन कहता है कि बहुत बार रात को मैं भूत देखता हूँ. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. Shriveled means wrinkled and shrunken. एकदम इकट्ठा हुआ, मुरझाया सा. Fetus means an unborn baby. तो ईश्वरन कहता है कि वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं भूतों से नहीं डरता, लेकिन एक बहुत ही गंदा सा घोस्ट है, एक बहुत ही गंदा सा भूत है एक औरत का जो कि हर फुल मून वाली रात को मिडनाइट पर निकलता है. बहुत ही गंदी अगली सी भूत है वो, जिसके बाल भी ऐसे गंदे से हैं और उसका मुंह कैसा है, इकट्ठा सा मुरझाया सा हुआ और ऐसे लगता है कि उसने हाथ में एक
अनबॉर्न बेबी को पकड़ा हुआ है। अब यहाँ इमेज में तो आप देख रहे हैं कि इसने हाथ में हैलोवीन वाला भूत पकड़ा है, पर वो जो भूत है जिसे ईश्वरन देखता है उसने हाथ में एक छोटा सा अनबॉर्न बेबी पकड़ा होता है। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Iswaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. Figment means production. महेंद्र एकदम से डर गया, घबरा गया और उसने जोर से ईश्वरन को डांटा। उसने कहा कि तुम पागल हो, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन है। ऐसा करो, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेकअप करवाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम चेकअप कराने की बात उसने क्यों कही? क्योंकि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, तो उसे ऐसे भूतों के और डरावने सपने आते हैं। तो उसने कहा कि जाओ, जाकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का और अपने दिमाग का भी चेकअप करा के आओ। He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days. Sulk means be silent, morose and bad-tempered out of annoyance or disappointment. महेंद्र ने सोचा था कि उसने ईश्वरन को डांटा है और कुछ दिन तक ईश्वरन चुप रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन महेंद्र की डांट का कोई असर नहीं पड़ा। अगली सुबह भी ईश्वरन वैसे ही था, चेयरफुल था और बातें कर रहा था। From that day on, Mahendra, for his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद से जब भी महेंद्र रात को सोने जाता था, वो डरता था। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity means the nearby area, आसपास का area. Dark shapes refers to the shapes of ghosts. तो हर रात को महेंद्र खिड़की से बाहर झांकता था, ये देखने के लिए कि बाहर भूत तो नहीं है। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. उसे बाहर कुछ नहीं दिखता था, अंधेरा होता था और दूर फैक्ट्री की लाइटें दिखती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. वैसे तो महेंद्र को फुल मून की जो चांदनी है, जब मून पूरा होता है, फुल होता है, पूर्णमांशी होती है, वो बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी सुनी थी कि फुल मून वाली रात को एक लेडी का भूत आता है जो कि बहुत ही डरावना होता है, वो खिड़की से बाहर ही नहीं देखता था फुल मून वाली रात को। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. Moan is the sound of someone crying. एक रात को जब महेंद्र सो रहा था, उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। At first he put it down to a cat prowling around for mice. Prowling means searching. पहले तो महेंद्र ने सोचा कि किसी बिल्ली की आवाज है जो कि चूहे ढूंढ रही है। But the sound was too guttural for a cat. Guttural means it was too harsh. ऐसे लग रहा था कोई गले से बहुत ही हार्श और हैवी आवाज निकाल रहा है और ऐसा लग रहा था कि ये बिल्ली की आवाज नहीं हो सकती। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. Behold means see. महेंद्र क्यूरियस था, वो खिड़की से बाहर झांकना चाहता था और देखना चाहता था कि बाहर क्या है, लेकिन उसने अपने आप को रोका क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भूत को देखे और उसका दिल रुक जाए और वो मर जाए। But the wailing became louder and less feline. Wailing means again the crying sound. Feline means relating to cats or other members of the cat family. Feline word का मतलब है जो related to cats होता है। लेकिन वो जो रोने की आवाज है वो और भी ज्यादा बढ़ती गई और ऐसे लग रहा था कि वो बिल्ली की आवाज नहीं है। He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside.
There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. Panting means breathing heavily. अब महेंद्र एकदम से नीचे झुक गया और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया खिड़की की हाइट तक और उसने बाहर क्या देखा? मूनलाइट थी, चांदनी रात थी, पूर्णमासी थी और सामने एक भूतनी थी. उसने हाथ में एक बंडल पकड़ा हुआ था, जैसे कि ईश्वरन ने कहा था कि वो अपनी गोद में एक अनबॉर्न बेबी पकड़ती है. जैसे ही महेंद्र ने ये देखा वो तो डर गया. उसे ठंडा पसीना आ गया, विच मीन्स ही वॉज फुल ऑफ फियर. और वो अपने बेड पर जाकर जोर से गिर गया और वो बहुत हाँफ रहा था. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion. Ghastly means causing horror and fear, and autosuggestion means subconscious adoption of an idea which one has originated oneself. Some trick that his subconscious had played on him. धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद महेंद्र नॉर्मल हो गया. वो अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उसने ये सोचा कि हो सकता है जैसे कि हमने भूतों के बारे में बात की है और वो भूतों से डर रहा था और वही सोच रहा था, तो हो सकता है कि उसके ही दिमाग ने उसे वो भूत की फॉर्म दिखाई हो और सच में ऐसा ना हो. ऐसा सोच के महेंद्र अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था और वो ये सोचना चाह रहा था कि सच में कोई भूत नहीं है, ये उसके मन घड़त विचार है और उसके मन ही ने उसे ये इमेज दिखाई है. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. अब जब सुबह नहा धो के नाश्ता करने के लिए महेंद्र बाहर आया तो वो पिछली रात का जो हॉरर एक्सपीरियंस था उसे भूल चुका था. ईश्वरन ने भी उसका लंच पैकेट और उसका बैग दिया और स्माइल कर रहा था. Just as Mahindra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." Grinned means smiled broadly. अब जैसे ही महेंद्र जा रहा था, ईश्वरन ने उसे कहा कि सर, याद है उस दिन आपने मुझे कितना डांटा था जब मैंने आपको बताया था कि मैंने एक भूतनी देखी है जिसके हाथ में एक बेबी होता है, लेकिन कल रात आपने खुद से वो भूतनी देखी ना, मुझे आपके कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी. तो एक बार फिर से ईश्वरन ने महेंद्र को ये बात याद दिला दी और उसने उसे कंफर्म कर दिया कि सच में ये भूतनी थी. आपके दिल ने, आपके दिमाग ने आपको वो इमेज नहीं दिखाई थी. एक्चुअली देयर वाज दिस घोस्ट. एंड एक बार फिर से महेंद्र डर जाता है. A chill went down Mahendra's spine. Chill went down Mahendra's spine का क्या मतलब है? वो फिर से एक बार डर गया. जब आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, a chill went down my spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. Resolving means deciding. Haunted place means a place which is visited by ghosts. तो महेंद्र ने ईश्वरन की बात भी नहीं सुनी. वो फटाफट अपने दफ्तर गया और उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उसने सोचा कि मैं तो ऐसी जगह पर नहीं रहूंगा जहाँ पर भूत रहते हैं. तो ईश्वरन ने उसे ये श्योर कर दिया था कि यहाँ पर भूत है और इसलिए महेंद्र ने ये डिसाइड किया कि वो इस फैक्ट्री एरिया में नहीं रहेगा जहाँ पर भूत आते हैं. So with this